नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम खेती बाड़ी से जुड़े, किसानों से जुड़े विषय लेकर इस कार्यक्रम में आते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आपको हम सबसे पहले बता दें आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में, जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के विषय है मछली पालन और झींगा पालन। तो इस विषय पर होगी हमारी चर्चा। अगर आप भी इस व्यवसाय में दिलचस्पी रखते हैं या ये व्यवसाय करते हैं और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के दौरान आप सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, यानी कि ये 2 टोल फ्री नंबर है। मुफ्त में कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर आप, इसलिए बेझिझक नंबर डायल करें और कॉल करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम सवालों के जवाब लेंगे। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मत्स्य विभाग में अपर आयुक्त डॉक्टर एस रायजादा जी, और इनके साथ ही हमारे साथ करनाल से प्रगतिशील किसान मौजूद है सुल्तान सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का इस कार्यक्रम में। तो मछली पालन, झींगा पालन, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। रायजादा जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि ये बताएं, हमारे देश में मछली पालन जो व्यवसाय है इसकी संभावना कितनी है? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारतवर्ष जो है ये विश्व में मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। तो आप इसकी महत्वता समझ सकते हैं कि मछली उत्पादन जो हमारे देश का कितना बड़ा विषय है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो कुल मत्स्य उत्पादन है वो 107 लाख के करीब, 7 लाख मैट्रिक टन के करीब इस समय होता है। और ये जो है मीठे पानी के क्षेत्र से आता है, खारे पानी के क्षेत्रों से आता है और समुद्री क्षेत्रों से भी आता है। किसान भाइयों, एक बात का और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादातर मत्स्य उत्पादन होता है वो आज जो है जल कृषि के द्वारा ही आता है, जबकि बहुत सी मछली जो है वो हमारे जलाशयों से या नदियों से या समुद्र से भी आती है, लेकिन उसका प्रतिशत जो है करीब 35% ही है। और जो हम मछली जल कृषि के द्वारा उत्पादित करते हैं वो करीब 35% है। और ये जल कृषि का जो भाग है ये नित प्रति जो है बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आगे जो मछली आएगी उसकी ज़्यादातर भाग जो है जल कृषि के द्वारा ही होगा। और इसमें भारी मात्रा में जो है हमारे किसान भाई जो है इस मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, जिसमें कि किसान जो है अन्य जो फसलें हैं उसके तुलना में काफ़ी गुना जो है मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, और इसका फायदा जरूर सुल्तान सिंह जी आपको नजर आया होगा, तभी आप इस व्यवसाय से जुड़े। क्योंकि जहां तक मैंने सुना है आपके बारे में कि आप पढ़ाई कर रहे थे और आपके परिवार में खेती बाड़ी से आपका परिवार जुड़ा हुआ था, लेकिन आपने मत्स्य पालन के इस व्यवसाय को चुना, क्यों चुना, बताएं। दरअसल मैंने ये मत्स्य पालन इसलिए चुना था, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था साथ साथ अपनी खेती भी करता था। जी जी। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसी स्टेट थी जो उसमें कभी भी कोई मछली नहीं पालता था, खाता भी नहीं था जी। तो एक दिन हमारे गांव का ही एक लड़का 3 मच्छी लेके आया कहीं से पकड़े नदी से, और मैंने उससे पूछ लिया, मैं भाई मछली क्या रेट बिक जाती है। तो उस टाइम जिस टाइम मैंने ये उससे बात की तो उसने 2.5 से 3 रुपए किलो के हिसाब से मेरे को उसका रेट बताया। और वो काफ़ी मतलब उससे पैसा कमा रहा था। बस उसी लड़के को देख के मैंने अपने गांव का तालाब पट्टे पे लिया 1983 के अंदर, और उसमें मैंने करनाल NDRI KVK से 60,000 मछली का बीज लिया। वो जो बीज मैंने 60,000 लिया था वो फिंगरलिंग साइज था। तो उस जो हम फिंगरलिंग साइज मछली का डालते हैं उसकी जो मरने की संख्या होती है वो बहुत कम रह जाती है, तो उसमें हमारे को नंबर ज़्यादा मिल जाता है, सर्वाइवल रेट उसका ज़्यादा रहता है। तो हमने जब उसको 14-15 महीने में मछली को बेचना शुरू किया तो उसमें से मेरे को 1,62,000 रुपये की मछली मिली। तो उस टाइम जो मैंने तालाब पट्टे पे लिया था वो सिर्फ 500 रुपये में मेरे पास पट्टे पर था, और वो 2.25 लाख रुपए की उसमें से मैंने मछली जब निकाली तो मेरा एकदम से हौसला और ज़्यादा अच्छा हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद ये सोचा, हमारा जो सीड पहले कलकत्ता से आता था, जब वो बाई ट्रेन आता था उसमें से 60 से 70% बच्चा जो हमारा यहाँ जिंदा नहीं पहुँच पाता था, वो रास्ते में ही मर जाता था गर्मी के कारण। तो इस तरीके से फिर मैंने डॉक्टर मार्कंडे को अपने साथ में लिया, उनसे थोड़ी सलाह ली। और मेरे जो ज़मीन थी वो कल्लर भूमि थी, उस पर हम कभी भी फसल नहीं उगाते थे, और वो एक तरह से बैरल लैंड पड़ी हुई थी, उसको अंदर सिर्फ भैंस चरने का काम में ली हुई थी वो। तो 1985 के अंदर मैंने अपने फादर से वो 5 किले
उनसे मांगे इस पे मैं तालाब बनाऊं, तालाब बना के इसमें ब्रीडिंग कराऊं। तो घर वालों ने एक दफ़ा तो मुझे मना कर दिया, कह रहा तू उसमें गड्ढे खोद देगा, गड्ढे खोद के तेरे बच्चे क्या खावेंगे। उन्होंने इस तरीके की मेरे से बात करके और मेरे को मना कर दिया। फिर मैंने 2-4 फेरी अपने फादर से बात करी, वहाँ मुझे दो ये ख़राब तो पड़ी है ज़मीन, इस पे मैं मछली पालन करूँगा, इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरे फादर ने हाँ की और मैंने ट्रैक्टर से वो 5 किले तालाब बनाए और उसमें फिर मैंने अपना ब्रीडिंग कराना शुरू किया। उस टाइम तो आपके अनुभवों को और भी हम जानेंगे और किस तरह से लगन और परिश्रम से आपके व्यवसाय को आपने यहाँ तक पहुँचाया और एक कामयाब किसान की श्रेणी में आप हैं। आपके इस अनुभव को हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं ये रिपोर्ट। तो मछली पालन और झींगा पालन में लाभ की काफ़ी संभावना है और अगर आप मछली पालन करते हैं या फिर इसमें दिलचस्पी रखते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रायजादा बताएं कि अगर किसी की दिलचस्पी है और मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो तालाब का निर्माण वो किस तरह से कर सकते हैं? क्या सही समय होता है तालाब निर्माण करने का? किसान भाई, अगर आपके पास में पहले से ही कोई तालाब है तो तालाब की तैयारी आपको करनी होगी। और जो इस समय है, गर्मी का समय है, और क्योंकि ये बरसात में मछली के ब्रीडिंग होती है और उसका बीज उपलब्ध होता है, तो ये उपयुक्त समय है कि आप तालाब की तैयारी का ध्यान अभी से रखना प्रारंभ कर दें। अगर किसान भाई आपके पास तालाब नहीं है और नया तालाब बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उपयुक्त समय है। और अगर आप नया तालाब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि वहाँ की मिट्टी और पानी की जांच आप ठीक से करवा लें। तो इसके लिए आपको मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच जो है किसी प्रयोगशाला, पास में जो भी प्रयोगशाला हो वहाँ पर जाके करवानी चाहिए। लेकिन इस जांच से पहले आवश्यकता ये होती है कि मिट्टी और पानी का नमूना कैसे एकत्रित किया जाए, इसका ज्ञान किसान को जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब किसान तालाब बनाएगा तो तालाब को करीब 1 मीटर के करीब मिट्टी खोद के बनाना होता है। तो जो मिट्टी का नमूना जांच के लिए ले जाना होगा वो करीब 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद के जहाँ पर तालाब बनाना है वहाँ के करीब 5, 7, 8 जगह से जो है सैंपल के नमूने में को एक साथ मिलाकर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है प्रयोगशाला में ले जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर पानी किसी नहर से ले रहे हैं तो पानी की गुणवत्ता अच्छी होगी, बिना जांच के भी उससे काम चल सकता है। लेकिन अगर कोई ट्यूबवेल के द्वारा आप पानी प्राप्त कर रहे हैं तो हो सकता है कई स्थान पर ट्यूबवेल का पानी मछली पालन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो उस ऐसी दशा में जो है पानी की जांच भी करवा लेना चाहिएगा। मिट्टी की जब जांच करानी होती है तो उसके लिए 3-4 प्रमुख पैरामीटर हैं और उनकी ही जांच करवानी चाहिए। सबसे पहला है मिट्टी में जो 3 प्रकार के कण होते हैं उनकी मात्रा का ज्ञात करना। ये 3 तरह के जो कण होते हैं उनको क्ले या सिल्ट या सैंड बोलते हैं। तो इसमें बस एक खास बात ध्यान रखनी होती है कि जो हमारी क्ले कणों की मात्रा है वो 30 से 40% होनी चाहिए। अगर 30 से 40% क्ले कण रहेंगे तो एक तो तालाब में पानी रुकेगा, उससे जो बंधे बनेंगे वो मजबूत बनेंगे और वो 10 साल 15 साल तक तालाब में कोई खराबी नहीं आएगी। और जो उसकी प्राथमिक उत्पादकता तालाब की होती है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इसके साथ में पीएच की भी जांच करानी चाहिए जो 6.5 से 7.5 हम सर्वोत्तम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे थोड़ी कम भी आती है, ज़्यादा भी आती है, उसके उपाय हैं, उसमें भी मछली पालन आसानी से किया जा सकता है। अगर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको पहले से ही मालूम है कि यहाँ पर गर्मियों के समय एक सफ़ेद परत मिट्टी के ऊपर बन जाती है, तो हो सकता है वहाँ की मिट्टी नमकीन हो या क्षारीय ज़्यादा हो। ऐसी दशा में भी जो है इसके बारे में जांच करवानी चाहिएगा। पानी की जहाँ तक बात है, पानी मैंने बताया नहर का पानी है या जलाशय से किसी अच्छी जगह से ले रहे हैं पानी, तो जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
वो पानी ज़्यादातर जगह पे अच्छा ही होता है। लेकिन ट्यूबवेल के लिए जो है 3 पैरामीटर की आप जांच करवाएं। पहला है पीएच पानी की जो हम उत्तम मानते हैं वो 7.5 से 8.5 मानते हैं, तो वो तालाब के पानी की मानते हैं। लेकिन अगर ट्यूबवेल के पानी की थोड़ी कम इससे होगी तो भी अच्छा है, लेकिन किसी भी दशा में 9 पीएच से ऊपर जो है पानी की पीएच नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जल की कठोरता और लवणता नहीं, क्षारीयता जो है उसकी मात्रा भी ज्ञात करनी चाहिए। करीब 100 ppm से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मिट्टी और पानी की गुणवत्ता का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और इसके बारे में हमने जाना। ये सुल्तान जी के अनुभव के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। सुल्तान जी बताएं अपने बारे में कि किन किन मछलियों का पालन आप करते हैं और शुरुआत किन मछलियों से की थी। अब जाहिर तौर पर उसका पैमाना काफ़ी बढ़ चुका होगा। हाँ, मैंने जब ये काम शुरू किया उस टाइम हम 3 तरह की मछली पालते हैं, रोहू, मिर्गल, कतला। जी जी। अब जितनी भी मैं अपने फार्म में मछली पाल रहा हूँ, कम से कम 15 किस्म की मछलियाँ पाल रहा हूँ। अच्छा। उसमें कुछ मीठे पानी की मछलियाँ हैं, कुछ हमारे नमकीन पानी की मछलियाँ हैं। जैसे अब जो नई मछली हम पाल रहे हैं, जो नमकीन पानी का सी बास है, सी बास हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं होती और वो मैंने एक इंडोर सिस्टम के अंदर लगाई है। अब वो RS में मैंने सी बास को और इसके देसी मंगूर को और ये चीतल को और एक नई मछली और अब लेके आए हम, ये तलेपिया, नाइल तलेपिया। तो ये हमने RS के अंदर डाला है। अब जो पूरे हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँ जिस टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको हम RAS बोलते हैं, रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जो हम ओपन सिस्टम में मछली पालते थे वो हम आज तक 2 से 3 kg क्यूबिक मीटर के हिसाब से पाल रहे थे और इस सिस्टम के अंदर जो हम मछली पा रहे हैं वो 40 kg क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम मछली पैदा कर रहे हैं। अब एक जो हमारा RS सिस्टम लगा हुआ है वो एक 18 बाई 18 का टैंक लगा हुआ है और उसमें हम हर मछली का एक चयन करते हैं, कितना मछली कितने दिन में हमने किस साइज में करके निकालनी है। अब मान लो हमने कार्प में डालनी है तो कार्प की स्टॉकिंग अलग होगी, झींगा डालना है झींगे की स्टॉकिंग अलग होगी। अब जैसे तिलेपिया है, तिलेपिया की स्टॉकिंग अलग होगी। अब मान लो हमने 300 से 400 ग्राम का झींगा करके निकालना है, 18 क्यूबिक मीटर का जो हमारा टैंक है उसमें हम 20,000 बच्चा डालते हैं और इस हिसाब से हम 6 टन मछली 7 महीने के अंदर उसके अंदर से निकालते हैं। तो उसको हम वो जो RS सिस्टम है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता है। 24 घंटे उसमें लाइट रखना जरूरी है। अब उसके अंदर खास बात ये है उसमें हम ज़्यादा ज़मीन की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। एक दफ़ा हम उसमें पानी ट्रीटमेंट करके डालेंगे, उसी पानी को हम 10 साल तक रिसाइकल करते रहेंगे। और जितना भी हम मान लो 1 हेक्टर में जो हम 10 हेक्टर से हम जो प्रोडक्शन ले रहे हैं, मैं 1 किले के चौथे भाग से इतनी प्रोडक्शन उस RS सिस्टम से ले रहा हूँ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो मछली हम जो मार्केट में बेचते हैं, मार्केट में इसका रेट कभी कभी हमारे को बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी कभी हमारे को इतने सस्ते दाम मिलते हैं कि मछली हमें बिल्कुल नुकसान में भी देनी पड़ जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनके खुद के रेट होते हैं, तो डेली के रेट होते हैं। लाभ हानि लगी रहती है और इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह के जोखिम इसमें है और उससे उबरने के लिए क्या रास्ते हैं, किसानों को किस तरह से तैयारियां रखनी चाहिए और किन बातों का ज्ञान होना चाहिए इस वेबसाइट से जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम मछली पालन और झींगा पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी मौजूद है और सफल किसान भी मौजूद है अपने अनुभव बांटने के लिए। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच आप भी अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपना सवाल पूछें। चलिए, तो तालाब के निर्माण के बारे में हमने जाना कि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। अगर नया तालाब आप बनवाने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान किस तरह से रखें। अब डॉक्टर रायजादा हमें ये बताएं कि जो किसान है जिनके पास तालाब पहले से है, वो इस वक्त अगर तालाब की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से तालाब की तैयारी उन्हें करनी चाहिए।
किसान भाइयों, अगर आपके पास में अपना कोई तालाब है तो उसमें खास ध्यान ये रखना पड़ता है कि आपको पूर्व में जानकारी होनी चाहिए कि इस तालाब में पानी रुकता है या नहीं रुकता है। अगर उस तालाब में पानी रुकता है तो सिर्फ आपको आवश्यकता है कि उस तालाब की उस खरपतवार जो है उसमें दूर कर दें। हो सकता है कि तालाब में पानी हो या तालाब सूखा हो, दोनों ही परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको तालाब को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। अगर उसमें पानी है, जंगली मछली हैं, तो जंगली मछलियों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा या फिर उनको मारना पड़ेगा। अगर आपको बाहर जाल से निकाल सकते तो निकाल लीजिएगा, जितनी ज़्यादा, सारी मछलियाँ तो बाहर नहीं निकल पाती हैं। लेकिन अगर हम कोई जल विष का जो है इस्तेमाल कर लें जिससे मछलियाँ मर जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या महुआ की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। महुआ की खली करीब 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मीटर डेप्थ के हिसाब से, गहराई के हिसाब से डाला जाता है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर करीब 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। इससे जो मरी मछलियाँ होती हैं वो खाने के लिए भी ठीक होती हैं, आप उसको बाज़ार में बिक्री भी कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने महुआ ऑयल केक डाला है तो 15 दिन तक आप तालाब में मछली का बच्चा नहीं डालिएगा अगर उसमें पानी है। और अगर ब्लीचिंग पाउडर से आपने मछली को मारा है तो उसमें करीब 1 हफ्ते बाद मछली का बच्चा आप डाल सकते हैं। जब आप इस तरह से मछलियों की सफाई कर देंगे, खरपतवार दूर कर देंगे, अब ये तालाब आपके लिए मछली पालन के योग्य हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर कैसे शुरू करें मछली पालन, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी उत्तर प्रदेश से। आइए उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछे राजेंद्र जी अपना सवाल। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 हेक्टेयर के मतलब तालाब में कितनी बीज की जरूरत होगी मछली के बीज की? जी, तो आइए जान लेते हैं। डॉक्टर रायजादा बताएं। राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन ये बीज की जो मात्रा है ये निर्भर करती है कि आप किस आकार का बच्चा अपने तालाब में डालेंगे। अच्छा। अगर आप 1 इंच की जो फ्राई है, अगर उसको बच्चे को डालना चाहेंगे तो करीब 30 से लेकर 40,000 प्रति हेक्टेयर तक डाल सकते हैं। अगर ये बड़े आकार का बच्चा आप डाल लेंगे, जैसे अंगुलिका है 3 इंच की अगर आकार की डालते हैं तो आप करीब 10 से 15,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मैं आपको जो मात्रा बता रहा हूँ ये भारतीय मेजर कार्प और जो विदेशी कार्प का जो मिश्रित मत्स्य पालन किया जाता है उसके लिए बता रहा हूँ। और इन्हीं प्रजातियों का, क्योंकि हमारे देश में करीब 75 से 80% जो है मत्स्य उत्पादन होता है। और शायद जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो शायद इन्हीं मछलियों के बारे में पूछा है। अगर कोई दूसरी मछली का आप पालन करना चाहते हैं तो इसके बारे में कृपया बताएं। जी, चलिए, हमारे साथ राजेंद्र जी का तो संपर्क टूट गया है, लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीव जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। अरे मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रशिक्षण लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? प्रशिक्षण लेने के लिए? हाँ जी। जी, आइए सुल्तान जी से भी पूछते हैं कि उन्हें बहुत तकनीकी ज्ञान है, उन्होंने बहुत ही तकनीक का इस्तेमाल भी किया है, अभी वो अपने अनुभव भी बता रहे थे। सुल्तान जी, क्या आपने भी कहीं से प्रशिक्षण हासिल किया है? और हरियाणा से ही संजीव जी ताल्लुक़ रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, तो बताएं। प्रशिक्षण की बात करें तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो अब आजकल ब्रीडिंग सीजन जैसे स्टार्ट हुआ है तो उस दौरान वो 7 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स कराते हैं। अच्छा। तो आप जो भी आपके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी सरकारी ऑफिस है स्टेट का, तो उनसे संपर्क करें तो इस बारे में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रेनिंग का प्रोग्राम वही ज़्यादा करवाते हैं। अगर वहाँ भी आपका संपर्क नहीं बने तो हमारा लाली में CIFT का एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं आप लोग। वहाँ पे आजकल ट्रेनिंग चली हुई है। जी, अपने बारे में भी बताएं सुल्तान जी, आपने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है? और ज़रूर किया होगा, मुझे उम्मीद है, जिन नई तकनीकों के बारे में आप बता रहे हैं कि आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब 1984 में, जब ये 83 में शुरू किया तो 84 में करनाल KV के NDRI था, उसमें डॉक्टर जगदीश मार्कंडे एक साइंटिस्ट थे और वो फिशरीज के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो मैंने उन्हीं से अपनी एक ट्रेनिंग ली थी 6-7 दिन की, और उसी से मैंने फिर आगे कई कंट्री में भी ट्रेनिंग ली है। तो फिर धीरे धीरे मेरा ये काम इस तरीके से आगे बढ़ा है। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो राजन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, मिल रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि 1 हेक्टेयर तालाब बनाते हैं तो उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए और उसमें लागत कितनी आएगी और सरकार द्वारा सब्सिडी कितना मिलता है? जी,
तो जी आइए जान लेते हैं डॉक्टर रायज़ादा, गहराई कितनी होनी चाहिए अगर 1 हेक्टेयर का तालाब है तो? राजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जल की गहराई मछली के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप भारतीय मेजर कार्प मछलियाँ पाल रहे हैं या पंगेशिया जिसको आप पयासी कहते हैं, तो इनके लिए जो जल की गहराई है वो करीब 4 से 5 फीट अवश्य होनी चाहिए। 6 फीट भी हो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर कम है, जैसे 2-2.5 फीट के है, तो वहाँ पे हो सकता है कि जाड़े और गर्मियों में ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अदरवाइज़ जो है वो मछली की बढ़त कम होती है। तो कम से कम जो है 5 से 6 फीट जो है तालाब की गहराई रहनी चाहिए। तालाब में जल की गहराई रहनी चाहिए। तालाब की गहराई इस बात पर निर्भर करेगी उसमें पानी कितना रुकता है। हो सकता है किसी जगह पर पानी कम रुकता हो, तो हो सकता है तालाब की कुल गहराई आपको ज़्यादा रखनी पड़े। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पानी की गहराई जो है, पानी जो रुकेगा उसमें वो करीब 4 से 5 फीट के करीब अवश्य हो, और 6 फीट है तो और भी अच्छा है। जी जी। सुल्तान जी, इनके राजन जी के सवाल का एक हिस्सा ये भी था कि 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए लागत कितनी आती है और सरकार की तरफ से क्या कुछ सब्सिडी भी मिलती है? जी राजन जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 हेक्टेयर के तालाब में आपको 16,000 बच्चा डालना है, और वो फिंगरलिंग साइज का डालना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 5 फुट मिनिमम उसमें पानी रहना चाहिए। उससे ऊपर जितना आप कर ले वो आपकी इच्छा है, लेकिन 5 फीट से कम पानी रहना नहीं चाहिए। गर्मियों में भी उसका फ़ायदा है, सर्दियों में भी उसका फ़ायदा है। उसके साथ साथ अब डिपार्टमेंट क्या करता है, इसमें देखो एक स्कीम चलाई हुई है अलग अलग स्टेट की। तो हमारे हरियाणा में तो 50% सब्सिडी दे रहे हैं। जैसे मान लो 1 हेक्टेयर का तालाब बना रहे हैं, तो उस पर 7 लाख रुपए का लोन करवाते हैं, और उसमें 3.5 लाख रुपए फार्मर को सब्सिडी मिल जाती है। हमारे हरियाणा का तो ये सिस्टम है। अब जैसे एमपी की बात करें तो एमपी में हो सकता है इससे भी ज़्यादा सब्सिडी हो, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, अच्छी सब्सिडी दे के और इसमें जागरूक कर रही है। इसके साथ साथ मेरा आप लोगों से ये अनुरोध जरूर रहेगा, जो बैरल लैंड है आपके पास, जो कंडम ज़मीन आपके पास जिसमें कोई फसल नहीं होती, उसके अंदर अगर मछली पालन करें तो ज़्यादा बेटर है। जी जी जी। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। राम खिलावन जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम खिलावन जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो राम खिलावन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चाहते हैं मछली पालन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे। जी जी, हेलो जी, पूछे अपना सवाल। मछली पालन के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, आप किस किस मछली की प्रजाति चुनना चाहते हैं अपने मछली पालन के लिए? जी, मछली पालन के लिए मैडम क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर रायज़ादा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे सुझाव ले लेते हैं। जी देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब भी उतना ही बड़ा बनेगा। कुछ स्पेसिफिक पूछ से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मछली पालने के लिए एक तालाब की आवश्यकता होती है। तालाब की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जल की गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके बाद उसमें मछली के बच्चे उपयुक्त मात्रा में डाले जाते हैं। उनको मछली को उपयुक्त आहार खिलाना होता है, उनकी समय समय पर जाँच करनी होती है, और उसके बाद में करीब जब 1 साल की मछली हो जाती है तो उसके बाद में उनकी बिक्री की जाती है। तो मैं एक सूक्ष्म में आपको इतने बड़े सवाल, आपका जो सवाल है उसका जवाब इसी तरह से दे सकता हूँ। कुछ स्पेसिफिक पूछेंगे तो उसका थोड़ा विस्तार से जवाब दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ संजय शेखर जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक्वेरियम में कलर्ड मछली रहती है, अच्छा, उसका पालन करना चाहता हूँ, और उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? एक्वेरियम के लिए आप मछली पालन करना चाहते हैं? जी जी, एक्वेरियम के लिए। जी, घर में सजावट के तौर पर एक्वेरियम में करना चाहते हैं? जी तो डॉक्टर रायज़ादा जी जी संजय जी बताए ना। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो हमारी एक्वेरियम की मछली का व्यवसाय है पूरे विश्व में करीब $16 बिलियन का होता है। तो आप समझिए कि ये कितना एक विशाल एक प्रोफेशन है, लेकिन भारतवर्ष इसमें काफ़ी पीछे है, और पूरी दुनिया के मुकाबले हम केवल 1% ही जो है इसमें सहयोग अपना देते हैं। और ज़्यादातर इसमें से काफ़ी प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसका अभी भी हम विदेश से आयात करते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा देश इस व्यवसाय में आगे बढ़े। तो इसके लिए जो है
बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जिनका पालन आप छोटे से स्तर पर से लेकर बड़े स्तर तक कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छाई तो ये है कि अगर आपके पास में छोटा सा भी एरिया है वहीं से प्रारंभ कर सकते हैं, एक कमरे से भी शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे हौदिया बना के जो है बाहर भी इसका पालन कर सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग जो है काफ़ी जगह पे मिलती है, लेकिन जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग मैं समझता हूँ वो भुवनेश्वर में हमारा आइस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है, उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा कुछ जगह पर राज्य सरकार में भी ट्रेनिंग देते हैं, कुछ प्राइवेट भी आजकल पार्टीज आ गई हैं जो कि इसकी ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको अच्छा ज्ञान अर्जित करना है तो भुवनेश्वर में जो हमारा संस्थान है, एक हमारा कलकत्ता में भी संस्थान है, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वैसे आप प्रशिक्षण प्राप्त करके इस वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, इसमें काफ़ी संभावना है आगे। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। संजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है और आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुल्तान जी, हमें बताएं आप अपने अनुभव के बारे में। मछली पालन के साथ साथ आप प्रसंस्करण से भी जुड़े हुए हैं, तो प्रसंस्करण करना आपने कैसे शुरू किया? देखिए, मैं एक चीज़ जरूर बताऊंगा, हमारे नॉर्थ इंडिया में मछली को खाना बहुत कम पसंद करते हैं लोग, और इससे जो हेट करते थे लोग इसलिए करते थे, मछली के अंदर एक छोटी छोटी बहुत सारे कांटे होते थे, उसको पिन बोन बोलते थे। उसके साथ मछली में स्मेल भी बहुत होती थी। जो मछली हम समुद्र से उठा के लेके आते हैं उसमें स्मेल बहुत होती है जी। जब उसका खाने के बाद जब उसमें स्मेल लेते हैं तो हाथों में भी स्मेल हो जाती थी, मुंह में भी स्मेल हो, सांस में भी स्मेल हो जाती थी। हमने इन चीज़ों को पूरी को हटा के फ्रेश वाटर को, इसका कांडा निकाल के हमने इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। तो उस प्रोडक्ट में ना कोई स्मेल है और ना उसके अंदर कोई कांटा है। तो अब हमने जैसे मैगी की तरह उसको पैक किया, घर पे जाके उसको खाने वाले लोग किसी भी तरह से उसको फ्राई के रूप में खाए या उसको रोस्टेड करके खाए, तो अब मछली के प्रोडक्ट को एक चीज़ समझ के खाएं, ऐसा उसमें चीज़ वाला स्वाद ही आएगा। उसमें ये लगेगा ही नहीं भाई हमने कांटे वाली मछली खा ली, बदबू वाली मछली खा ली, तो हमने उसका कांटा नहीं करके। पालन करने के साथ साथ थोड़ा बहुत अगर प्रोसेसिंग भी आप कर लेते हैं, प्रसंस्करण भी कर लेते हैं, तो आपकी जो आय है वो बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर निरंकुश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे बात करते हैं। निरंकुश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार निरंकुश जी। जी मेरा सवाल यह है कि मछली पालन करना चाहता हूँ, झींगा मछली पालन। अच्छा, उसे जानकारी चाहिए। ठीक है, झींगा मछली पालन करना चाहते हैं, डॉक्टर रायजादा क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? निरंकुश जी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो मेरे ख्याल में आप मीठे पानी का झींगा ही पालना पसंद करेंगे। आजकल वैसे जो है समुद्री झींगे को भी जो है जो कम नमकीन का पानी होता है या लगभग मीठा भी होता है, थोड़ी सी सैलिनिटी जहाँ होती है, उसका भी काफ़ी किसान भाई जो है पालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है वो मीठे पानी के झींगे से जुड़ा हुआ है। तो मीठे पानी का झींगा जो है किसी भी मीठे पानी के तालाब में किया जा सकता है, और मछली की अपेक्षा इसकी एक अच्छाई ये है कि इसको आप छोटे तालाब में भी पालते हैं अगर, तो इसकी बढ़त पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जबकि आप मछली अगर छोटे तालाब में पालते हैं तो वो साइज़ में छोटी रह जाती है। तो इसको आप छोटे तालाब में भी पाल सकते हैं। आवश्यकता ये है कि आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि उसका बीज कहाँ से मिलेगा, उसका फीड कहाँ से मिलेगा, आहार कहाँ से मिलेगा, और जो पालने की विधि है वो काफ़ी कुछ तो जैसे मछली पालने की होती है उसी तरह से होती है। कुछ खास बातों को ध्यान रखना पड़ता है जो आप किसी भी संस्थान में जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से इस बारे में आपको बताने में थोड़ी हमें कठिनाई है। जी बिल्कुल, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ अगर झींगा पालन मछली पालन व्यवसाय से आप जुड़ते हैं तो आपकी आय बढ़ सकती है, और अगर प्रसंस्करण से भी जुड़ जाते हैं तो आय के जो स्रोत है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहरहाल इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव,
सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम मछली पालन और झींगा पालन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। केरू सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका केरू सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो केरू सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं जो पूछ रहा था कि मछलियों में कितने प्रकार की जातियाँ होती है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे केरू सिंह जी। हेलो जी जी, मछलियों में कितने प्रकार की जातियाँ होती है? मछलियों में कितने प्रकार की प्रजातियां होती है? किसी खास मछली के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? आइए बात कर लेते हैं। कितने प्रकार की जातियाँ होती है मछलियों में? ठीक है, डॉक्टर रायजादा जी, आपने जो सवाल पूछा है कि कितने प्रकार की मछलियाँ होती हैं, बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व में करीब जो है 33,000 प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। हमारे भारतवर्ष में ही करीब जो है 3,000 के करीब प्रजातियाँ होती हैं। इसके अलावा करीब जो है 1,500 के करीब जो है हमारे यहाँ विदेशी मछली प्रजातियाँ भी हैं। बिल्कुल, तो लेकिन इसमें से मुश्किल है। रायजादा जी ये बता दें कि किसान अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो किन मछलियों का वो चयन करे, किन प्रजातियों का चयन करे जिसकी बाजार मांग भी अच्छी है, जिसमें बहुत ज्यादा देख रेख में बहुत ज्यादा समस्याएं ना हो, आसानी से कर सकते हो, ऐसी कुछ प्रजातियों के बारे में बता दें। हाँ, देखिए हमारे यहाँ जो हमारे देश में जो मत्स्य पालन होता है उसमें से 80% भाग जो है मुख्य रूप से 3-4 प्रजातियों का किया जाता है, जिसमें से कि 3 भारतीय मेजर कार की प्रजाति हैं, कतला, रोहू और नैनी, और 3 जो है विदेशी कार मछलियां हैं जिनका नाम है सिल्वर कार, ग्रास कार और कॉमन कार। इसके अलावा और भी अन्य प्रजाति है जिसका आजकल पालन काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जा रहा है। एक को हम लोग पेंगेशियस बोलते हैं, किसान भाई कुछ लोग इसको पयासी बोलते हैं, इसका भी भारी मात्रा में पालन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी जो हैं छोटी छोटी मछलियां हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, साइज़ में बहुत छोटी रहती हैं, जैसे कि ये पाबदा है, बाटा है, गोनियस है, इस तरह की कई अन्य मछलियाँ भी हैं, मागुर है, इसका भी पालन किया जाता है। इसके अलावा कुछ झींगे की प्रजातियाँ भी हैं, जैसे मीठे पानी का झींगा मैक्रोवेक रोजनबर्गी है। आजकल जो है मीठे पानी के क्षेत्रों में समुद्री झींगे का पालन भी होने लगा है। तो ये जो कुछ खास रूप से मछलियाँ हैं, इनका पालन जो है किसान लोग ज़्यादातर हमारे देश में करते हैं। जी जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं रामानुज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो रामानुज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैडम जी। अपना सवाल पूछें। हाँ हाँ हाँ, आ रही है मैडम जी, नमस्ते। मैडम जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी। हाँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार से मिलता है मछली पालने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा? एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। ऋण के बारे में क्या आप जानना चाहते हैं? सरकार से ऋण कहाँ से मिल सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हम मछली पालने के लिए सरकार हमको लोन देती है, तो कहाँ से हमको लोन अप्लाई करना पड़ेगा कि जो हमको लोन मिल जाए, कहाँ से करना पड़ेगा अप्लाई, ये पूछना। बिल्कुल, आइए जानते हैं। रायजादा जी बताएं, ऋण क्या प्राप्त कर सकते हैं और सब्सिडी ऋण दोनों के बारे में आप पूरी जानकारी दें। जी, ऐसा है कि भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो है किसान जो है मछली पालन के ऋण प्राप्त कर सकता है। मछली पालन नहीं, जिसमें मछली प्रजनन की भी बात करते हैं, उसके लिए भी प्रोसेसिंग है, जैसे अभी मेरे साथी सुल्तान सिंह जी ने बताया। उन काफ़ी चीज़ स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मछली के विषय से संबंधित, उस पर जो है भारत सरकार ऋण देती है। जैसे आपको अगर मछली पालन करना है तो मछली पालन के लिए आज के समय में करीब 1 हेक्टेयर के लिए जो है भारत सरकार अनुदान देती है। लेकिन ये अनुदान जो है भारत सरकार सीधे रूप से नहीं देती, बल्कि राज्य सरकारों के द्वारा ही दिलवाती है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आपके जो निकटवर्ती जो राज्य सरकारी
का ऑफिस हो, मछली विभाग का जो ऑफिस हो, वहाँ पर आप जाके संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि करीब 1 हेक्टेयर के लिए आज के समय में अधिकतम जो है 7 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। और ये निर्भर करेगा कि जो आपकी स्कीम बनाई गई है राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा, उसने कितना पैसा मांगा है। जैसे मान लीजिए आपके पास हो सकता है तालाब पहले से ही है तो आपको कम लोन मिलेगा, अगर आपको तालाब बनाना है तो आपको लोन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये किसी भी कीमत 7 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर 7 लाख की जो भी मात्रा आएगी आपकी जो है प्रोजेक्ट की, उसका करीब 50% अनुदान के रूप में आपको दिया जाता है। यानी आपको 50% पैसा अपनी तरफ से देना होगा, 50% सरकार दिलवाएगी। और ये अभी इसी साल से ये नई स्कीम शुरू हुई है, सभी राज्यों में ये लागू है जी। तो मुझे उम्मीद है रामानुज जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से मनीष जी, आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटे स्तर पर व्यवसाय करने के लिए कितना एरिया लगना है, कितना एरिया में हम लोग व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि अगर पानी की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, वैसी स्थिति में क्या वहाँ बोरवेल का व्यवस्था कराना पड़ेगा, पानी की क्या व्यवस्था की जा सकती है? जी, आइए पूछ लेते हैं। सुल्तान जी सफल किसान हैं और उन्होंने अच्छा व्यवसाय किया है, तो उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं मछली पालन। जी सुल्तान जी बताएं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, 1 एकड़ से कम एरिया नहीं होना चाहिए। 1 एकड़ में आपकी अच्छी इनकम हो सकती है जी। अगर आपके पास वहाँ पानी ट्यूबवेल का ग्राउंड वाटर नहीं है तो आप किसी नहर से या किसी रिजर्वायर से पाइप द्वारा वहाँ से ला के उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो बरसातों के सीज़न में उसके अंदर आप पॉलीथीन बैग लगा के और उसमें बरसातों का पानी इकट्ठा करके उसमें भी आप मछली पालन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रंजन पांडे जी बिहार से, उनका सवाल लेते हैं। रंजन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो रंजन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी रंजन जी, पूछें अपना सवाल। जी, मछली को खाने में क्या क्या दिया जाता है और प्लैंकटन कैसे बनाया जाता है? जी, अच्छा सवाल पूछा है आपने। ठीक है, आहार के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी जी, क्या क्या दिया जाता है और प्लैंकटन कैसे बनाया जाता है? जी, रायजादा जी बताएं। रंजन जी, मुझे लगता है जो आप आहार, मछली के आहार की बात कर रहे हैं, शायद ये जो कॉमन रूप से जो कतला, रोहू, नैनी या ग्रास का सिल्वर कार मछलियाँ पालते हैं, उन्हीं मछलियों के बारे में शायद बात कर रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी और प्रारंभ से ही जो है किसान भाई ख़ास तौर से मछली को आहार के रूप में किसी प्रकार की खली में मुख्य रूप से जो है मूंगफली खली इस क्षेत्र में देते हैं, लेकिन मूंगफली से अच्छी जो है सरसों की खली देते हैं, लेकिन सरसों की खली से अच्छी मूंगफली की खली को हम लोग मानते हैं। और उसके ही बराबर का भाग जो है राइस पॉलिश या राइस ब्रान के रूप में जो है मिलाकर लड्डू बनाकर जनरली देते आए हैं अब तक और आज भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज के समय में कंपनी निर्मित आहार काफ़ी आ गए हैं और वो कंपनी निर्मित आहार की खासियत ये होती है कि उसमें उसको मछली के आवश्यकता के अनुसार ही बनाया जाता है कि मछली की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल्स चाहिए और कितना उसको वसा की ज़रूरत है फीड में, उस सब को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो इस प्रकार का आहार जब मछली को मिलता है तो उसकी बढ़त अच्छी होती है। आज के समय में जो सबसे अच्छी फीड हम लोग मानते हैं वो है फ्लोटिंग फीड, यानी कि तैरने वाली फीड। तो वो क्या होता है, फ्लोटिंग फीड जब हम तालाब में डालते हैं तो वो करीब 5 से 6 घंटे तक पानी के ऊपर तैरती रहती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मछली जो है लगभग संपूर्ण आहार को अब ग्रहण करती है, जबकि हम जो दूसरे आहार डालते हैं जैसे पिसा हुआ हमने फीड डाल दिया, उसमें उसका काफ़ी अंश जो है व्यर्थ चले जाता है और उससे जो है वो सस्ता तो ज़रूर पड़ता है, किसान समझता है कि मैं सस्ता फीड दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कुल लागत उसकी कैलकुलेट करें फ्लोटिंग फीड की या फिर जो पाउडर रूप में आप दे रहे हैं या लड्डू बना के जो दे रहे हैं, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा, बल्कि जो मत्स्य उत्पादन होगा वो दूसरी फीड की तुलना में उनसे बेहतर ही आएगा।
तो मैं ये किसानों को सजेशन देता हूँ कि आप फ्लोटिंग फीड के बारे में सोचिएगा कि उसको जो है आजकल आसानी से मिलने भी लगा है, आज से कुछ साल पहले ये मिलता नहीं था बाजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। राजीव जी पूछिए अपना सवाल। राजीव जी टीवी का वॉल्यूम बंद रखें, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राजीव जी पूछें अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि झींगा पालन छोटे स्तर पर मतलब किया जा सकता है कि नहीं, और जी इसका जो है कि आहार और प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? जी, तो झींगा पालन छोटे स्तर पर किया जा सकता है कि नहीं, आहार और प्रशिक्षण के बारे में भी जानना चाहते हैं रायज़ादा जी। देखिए झींगा पालन छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है। ये देखिए इस बात पर निर्भर करता है मछली पालन कि आप कितनी आमदनी की उम्मीद करते हैं। अगर आपकी आमदनी की उम्मीद कम है तो आप छोटे तालाब में भी इसका पालन कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मछली अगर छोटे तालाब में पालते हैं तो उसकी बढ़त कम होती है, लेकिन झींगा छोटे तालाब में भी अच्छी बढ़त के साथ पाला जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है ये आधे एकड़ से तो शुरू किया जाए तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा मुनाफा कमाया। और इसमें जो आपने आहार की बात करी है, झींगे के लिए अगर आप आहार बना भी सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रशिक्षण कहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खली और राइस ब्रान खिलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको संतुलित आहार दिया जाता है। और झींगे की जो फीड है बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन आपको वो बाज़ार में कहीं ढूंढनी पड़ेगी कि फीड कहाँ पर उपलब्ध होगी, क्योंकि ये और चीज़ों की तरह नहीं कि बाज़ार में खुलेआम आपको मिल जाए। आपके किसी शहर में जाएंगे तो शायद एक आधी शायद ऐसा व्यापारी मिलेगा जो मछली की फीड या झींगे के बीज बेचता हो। प्राप्त कर सकते हैं ये प्रशिक्षण अगर प्राप्त करना है तो देखिए सबसे अच्छा है कि ICAR हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान के 8 संस्थान हैं देश के विभिन्न स्थानों पे, और वहाँ पर आप जो ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो मेन जो संस्थान है जो झींगा पालन पर काम करता है उसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर में ये स्थित है। वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है और वहाँ से मछली पालन की भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो झींगा पालन की खास तौर पर ट्रेनिंग आप भुवनेश्वर से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, उनका भी सवाल ले ले। स्वागत है आपका राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्ते डॉक्टर साहब। जी राजेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी हेलो जी राजेश जी आपकी आवाज हमें मिल रही है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मेरठ जिले में झींगे का व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए झींगा का बीज कहाँ से उपलब्ध कर सकता हूँ? जी ठीक है, झींगे का बीज कहाँ से प्राप्त करे डॉक्टर रायज़ादा? हेलो जी, अगर आप मीठे पानी का झींगा का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के समय में थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि ये काफ़ी कम स्तर पर किया जा रहा है और इसका बीज आपको पश्चिम बंगाल से प्राप्त हो सकता है, या उड़ीसा में 1-2 हैचरी हैं जो इसका उत्पादन करती हैं। लेकिन आज से 8-10 साल पहले इसकी बहुत सारी हैचरियाँ थीं। इसका उत्पादन जो है आजकल काफ़ी कम हो गया है, इसलिए हैचरी भी काफ़ी बंद हो गई हैं। साउथ में जितनी हैचरी दक्षिण भारत में वो लगभग सभी बंद हो गई हैं। तो इसके लिए आपको कलकत्ता ही इसका बीज शायद आज के समय में प्राप्त हो सकता है। जी सुल्तान जी, आप बड़े पैमाने पर मत्स्य बीज उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि अपने इन अनुभवों को भी हमारे साथ बांटे। कितना फायदा हुआ मत्स्य बीज उत्पादन में आपको? मत्स्य बीज उत्पादन में तो काफ़ी इनकम रहती है अगर ये टाइम पे सीड उठता रहे। इसमें एक तरह की प्रॉब्लम जरूर रहती है, मान लो जैसे बरसात नहीं आती, हम आजकल ब्रीडिंग कर रहे हैं और वो स्टॉक हमारे पास रहता है, ये डे बाय डे घटता रहता है स्टॉक। अगर इसको टाइम पे नहीं उठाएंगे तो इसमें मोर्टलिटी रेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये टाइम पे उठ जाता है तो इसमें हमारे को काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है, आप बरसातों के सीजन में ज़्यादा इसमें पैसा बनता है। जी, और ख़ास तौर पे बताया कि नई नई तकनीकें आप इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसिंग के बारे में भी हमने बात की थी, प्रसंस्करण के बारे में। ये बताएं, अगर कोई किसान प्रसंस्करण करना चाहता है तो कम से कम लागत में कितने में वो शुरू कर सकता है? उसके लिए कोई ख़ास मशीनरी इकाई की ज़रूरत पड़ती है? पहले तो उसके लिए उनको ज़मीन चाहिए और उस ज़मीन की NOC चाहिए। उसके बाद फिर उसमें देखो कोल्ड स्टोर की व्यवस्था है और उसमें मशीनें, डी बोनिंग की मशीन लगेगी, डी स्किनिंग की मशीन लगेगी, फिर उसमें
जो बैटर ब्राइडिंग हम ऊपर कवरिंग के मसाले लगाते हैं उनकी मशीनें चाहिए। तो ये लगभग 4-4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसको फार्मर अपने तरीके ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को लगाए। बिना ट्रेनिंग के इसमें आगे बढ़ना गलत बात है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जो किसान इस व्यवसाय से जुड़े रहना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, क्या सुझाव आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं तो सभी फार्मर को यही सुझाव देना चाहूँगा, जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिन्होंने B.Tech इंजीनियरिंग, जिन्होंने डॉक्टरी की हुई है, ये सभी लोग ये सोचते हैं खेती में कोई फायदा नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, अगर किसी सरकार के पास इतनी नौकरियां तो है नहीं, नौकरियों के चक्कर में वो ना घर के रहते हैं ना घाट के, तो इधर उधर वो भटकते रहते हैं, 10-10 हज़ार की 15-15 हज़ार की नौकरियां करते रहते हैं और उसमें उनका कुछ भी गुजारा नहीं होता। अगर उनके पास अपनी घर की लैंड है, मैं ये कहता हूँ आज खेती में 1 एकड़ से एक फार्मर 6 से 7 लाख रुपया इनकम बड़ी इजीली कर सकता है, अगर वो ध्यान ला के अपनी खेती पे ध्यान दे और मछली पालन पे ध्यान दे। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, वो पढ़े लिखे नौजवान अगर इस फील्ड में आए तो वो ज़्यादा बेटर, पुराने लोगों से ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। जी। राजादा जी, आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे ऐसे? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक फिश प्रोसेसिंग की बात है, मछली की प्रोसेसिंग की बात है, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोचीन में एक बहुत बड़ा संस्थान है। जो सभी तरह की प्रोसेसिंग, जितनी भी तरह की होती है पूरे विश्व में, उसी सभी तरह की प्रोसेसिंग का वहाँ पर जो है उत्पाद उसके बनाते हैं, जिसमें कि जो खाने वाली हैं, जैसे अभी सुल्तान सिंह जी ने बताया, वो सब तो बनाते ही हैं और उसके अलावा उस ट्रेनिंग भी देते हैं। साथ में जो मछलियों से या समुद्री उत्पाद वगैरह जितने होते हैं उनसे दवाइयाँ और बहुत से जो हेल्थ टॉनिक्स हैं वो भी बनाते हैं। मछली के सूप भी आजकल बन चुके हैं, मछली के वेफर्स भी बन चुके हैं। जो आप कुरकुरे बनाते हैं, ऐसे ही मछली के कुरकुरे भी बन गए हैं। तो आजकल जो है इस व्यवसाय में बहुत सारे तरह के उत्पाद आ गए हैं, सैकड़ों उत्पाद आ गए हैं। और मेरे ख्याल में जैसे सुल्तान सिंह जी ने बताया कि पढ़े लिखे लोग ही इस व्यवसाय को अच्छी तरह से अपना सकते हैं। आवश्यकता है कि वो उस संस्थान में जाएं, वहाँ पर ट्रेनिंग करें। बहुत ही अच्छा संस्थान है हमारा। बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी है, डॉक्टर रायजादा और सुल्तान जी। आपने भी आपका जो उदाहरण है, आपकी प्रेरणा से कई किसान जरूर इससे जुड़ेंगे मत्स्य व्यवसाय से, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्ते। तो इसी के साथ हेलो किसान में आज हमने मछली पालन, खासतौर पर झींगा पालन के बारे में जाना। हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें, कल के विषय होंगे जामुन, कटहल, बेल के बागों की देखभाल और टमाटर, मिर्च, बैंगन फसल प्रबंधन। इस विषय पर कल का कार्यक्रम होगा। और अगर कोई सुझाव या समस्या आप हमें लिखकर भेजना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आप नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। और इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर से भी जुड़ सकते हैं और अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। नोट कर लें हमारा नंबर। दूरदर्शन किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करके अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ आज हेलो किसान में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।